एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आज लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाए थे, फ्लक्स, गॉस लॉ और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। आज इन तीनों का इस्तेमाल करके मैं इनकी एप्लीकेशन बताऊंगा। टोटल हमारे सिलेबस में चाहे बोर्ड्स का हो या सीयूईटी का, हमारे पास 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, है ना। एक लैम्डा, सिग्मा और रो। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ किस लिए यूज में आता था, मैंने लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो लेकिन जो चार्ज है वो पॉइंट सोर्स ना हो, तो इस केस में हम तीनों चार डेंसिटी में से इस्तेमाल करेंगे। रिक्वायर्ड जैसे सरफेस है हमारे पास, और उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक ऐसे सरफेस का जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। टोटल 3 केस कैसे हैं कि एक इनफाइनाइट वायर है मेरे पास जिसके ऊपर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन एक लेंथ पर, छोटी सी लेंथ पर बात करूं तो लैम्डा चार्ज है ना, इसकी डेंसिटी, है ना। और इधर देखो, यहाँ पर हमने क्या दिया, एक प्लेन शीट, क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स नहीं है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर लगाने से काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा फंडा अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए ऑफ कोर्स ये गॉस लॉ हमने तैयार किया है। दूसरा एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एक एक करके तीनों केस हम समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से, है ना। हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें पहली हेडिंग हमारी क्या रहेगी कि एक वायर से, इनफाइनाइट वायर जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो वापस से मैं इसको मिटाता हूँ और अपन हेडिंग लगाते हैं। देखो, करने का तरीका क्या रहेगा वो तरीका समझना, बाकी दो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहला टॉपिक क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, at point P due to a long wire या फिर rod, जिसकी चार्ज डेंसिटी हम क्या लिख देते हैं, लैम्डा। तो देखो केस क्या है मेरे पास कि इस तरीके से मेरे पास एक वायर है ना, जिसके ऊपर चार्ज, बन जा भाई, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना, लेकिन इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। अब इस वायर से मेरे को आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले कुछ बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे मान लेते हैं ये रॉड है मेरे पास, या वायर आप कंसीडर कर लो, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हर एक पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगी कि इस तरीके से, है ना। तो ध्यान से देखो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको लास्ट क्लास में गॉसियन सरफेस बताया था, तो आप एक इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस, है ना, और वो किस तरीके से कट होगा कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को वो कट करता हो, है ना। तो देखो, इस वायर के लिए गॉसियन सरफेस सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, जैसे एक पॉइंट चार्ज है उसके लिए गॉसियन सरफेस की इसको पूरी तरीके से क्लोज कर ले, तो मेरे को क्या बनाना चाहिए, सर्कल नहीं, स्फीयर। ठीक है, इस तरीके से इसके लिए क्या सबसे सुटेबल रहेगा, वो रहेगा आपके लिए सिलेंडर। ठीक है, तो देखो मैं इसको काटता हुआ एक सिलेंडर बनाता हूँ, इस पॉइंट को काटता हूँ, कोई हम इस पॉइंट को बड़ा कर लेते हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। इधर आओ, तो मैंने एक सिलेंडर लिया, है ना, ये इधर की साइड भी आर है, गायब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करो। ये हर जगह से क्या रहेगा, ये आर डिस्टेंस दूर, ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस बन गया मेरे को। अब मेरे को इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखना है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो क्या है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी, और एरिया वेक्टर भी किस तरीके से होगा, इधर। अब इधर देखो, इधर एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इधर की तरफ, तो 90 डिग्री बन गया, यानी कि इस सरफेस और सिमिलरली नीचे वाले सरफेस की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। क्या क्लियरली समझ में आता है, जितना भी क्या नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो सारा इस रेडियल सरफेस से होगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो देखो, सबसे पहला हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, है ना। अब वापस से स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स क्या होता था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हमें देखना है एक गॉसियन सरफेस में हम एक छोटा सा पॉइंट पी पर निकालना है, तो इधर एक छोटा सा एरिया काटते हैं जिसका नाम हमने रख दिया डी ए वेक्टर। अच्छा, इस पूरे एरिया का ऐसे छोटे छोटे एरिया मिलाऊंगा तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, जो सिलेंडर का सी एस ए होता है। तो इधर देखो, डॉट जैसे ही हटाता हूं तो किस तरीके से कहानी चलेगी हमारे आगे, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर पैरेलल है एज अगर हम देखेंगे किसके साथ, एरिया के साथ, तो इधर क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। अच्छा, cos 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू
एरिया वेक्टर। अब इधर देखो, हर एक पॉइंट पर r डिस्टेंस दूर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी बिहेव करेगी कि नहीं करेगी, चाहे पॉइंट ऊपर हो चाहे पॉइंट नीचे हो, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, और एरिया कितना हो गया, d है। अब इधर ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 q अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, ये वाला काम करने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हमें क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, चार्ज तो कैलकुलेट करना नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एरिया वेक्टर टोटल कितना बन जाएगा, ई। टोटल एरिया अगर देखोगे तो इस सरफेस का CSA वाला, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकल रही है, इधर से। हमने गॉसियन सरफेस ये काटा है, तो ये टोटल सरफेस अगर मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई। अच्छा, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम L लेंथ का, ये सिलेंडर इस तरीके से है। तो और रेडियस कितनी है, कितना इसका रेडियस हो गया r, और लेंथ कितनी हो गई L। तो फ्लक्स की पहली इक्वेशन हमारे पास आती है E इंटू 2πRL, जहां L क्या है, लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस, R क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, जो कि हमने इधर क्या ले रखा है, सिलेंडर। अब देखो गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, कि जो फ्लक्स पास करेगा किसी भी गॉसियन सरफेस से, वो बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय, इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वही बात प्रॉब्लम आ जाती है यार, कि हमें ये तो पता नहीं कि इसके अंदर चार्ज कितना रखा है, क्योंकि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो हम वापस से अब इधर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प लेंगे। लैम्डा क्या होता है, जो dq बाय dl होता था, क्या नहीं, dq बाय dl। देखो अगर dl लेंथ पर dq चार्ज है, तो l लेंथ पर कितना चार्ज होगा, l लेंथ पर चार्ज होगा q। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इंटू l। समझ में आया क्या, वापस से देखो, अगर dq लेंथ पर dl लेंथ पर dq चार्ज है, तो कंप्लीट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, q। तो यहाँ से q की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड में, इधर भेजा मल्टीप्लाई में, तो q की वैल्यू आ गई। क्या सिंपल है, इधर देखो, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, लैम्डा इंटू l, और नीचे क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वापस देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा l डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो l से l कट गया क्लियरली, ये गॉसियन सरफेस की लेंथ पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी किस पॉइंट पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, लैम्डा अपॉन में इस पूरी वैल्यू को नीचे भेजते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, जितना आप इस वायर से दूर जाते रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वेरी कर रही है बेटा, 1/r, r की पावर 1 है, ये चीज ध्यान रखना। जितना आप इस वायर से दूर जाते रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इधर देखो हमने क्या किया, कि एक ऐसी बॉडी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है जो बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज क्या है, इस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो ये कितना आया, लैम्डा अपॉन में 2πε0r। यही प्रोसेस हम सेम दोनों बाकी सरफेसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रोसेस वापस से समझो, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बेस्ट सुटेबल गॉसियन सरफेस कट करना है। आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, उसके बाद आपको फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल देखो। उसके बाद इसको सॉल्व करके यहाँ से बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आपको गॉस लॉ से निकालनी है। क्यों, टोटल चार्ज आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन सरफेस, आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाओ, फिर अपन दूसरा सरफेस लेते हैं। सॉरी उतारो, मिटाऊंगा तो मैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है। अगर कहीं ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे अगर हो पाया तो। ठीक है, चलिए अब वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्लेन शीट की वजह से देखते हैं। पहला सरफेस हमने क्या लिया, वायर, दूसरा सरफेस हम लेते हैं एक प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसकी चार्ज डेंसिटी हम कितना मानते हैं, सिग्मा, क्योंकि सरफेस होगा यार। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, अब अगला क्वेश्चन, इस तरीके से एक मेरे पास सरफेस है ना, जिसके ऊपर मान लेते हैं इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी चार्ज डेंसिटी मैंने क्या बोला आपको, कितनी दे रखी है, सिग्मा। अब इससे किसी P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, यहाँ पर दो तरीके के गॉसियन सरफेस हैं। एक आपने जो आपकी जो एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया गया है ना,
अब एनसीईआरटी वाला आप देखना, सॉरी एनसीईआरटी वाला आप लोग देखना, मैं कौन सा ले रहा हूँ, सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, तो देखो सिलेंड्रिकल सरफेस सबसे आसान पड़ता है, इसलिए मैं सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ, बाकी आप दूसरा सरफेस ले सकते हैं। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये मेरे पास एक चार्ज शीट है, तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से भी बाहर ही निकलेगी और यहाँ से भी बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से बाहर निकल रही है और यहाँ पर एंटर कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस पे दोनों तरफ बराबर बराबर बाहर निकलेगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से मान लेते हैं 10 फील्ड लाइन निकली और यहाँ से 10 फील्ड लाइन निकली, तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई, टोटल 20। जीरो नहीं बोल सकते है ना कि 10 निकली और फिर 10 आई, ऐसा नहीं होगा ना। इधर से भी 10 निकली और इधर से भी 10 निकली, टोटल फील्ड लाइंस कितनी हो गई बेटा, टोटल फील्ड लाइंस कितनी हो गई, 20। तो यानी कि देखो जो काम आप इधर के लिए करोगे वही काम आपको पीछे के लिए भी करना पड़ेगा। तो देखो मैं सरफेस कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ, इस पॉइंट को कट करता हुआ एक गॉसियन सरफेस मेरे को इस तरीके से सिलेक्ट करना है इस बार, है ना कि ये पॉइंट से इसको कट करेगा और ये गॉसियन सरफेस पीछे तक आ रहा है। जितने पॉइंट पर ये है उतने ही पॉइंट पर पीछे की तरफ एक सरफेस लिया है। ठीक, ये इस तरीके से मैंने गॉसियन सरफेस लिया। समझ पा रहे हो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से पार करेगी इस सरफेस से। ध्यान से देखना, ये शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ निकल रही है। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर लिया। अब सिलेंडर के बात करते हैं कौन से सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। क्या इस वाले सरफेस से, नहीं, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जीरो। रेडियल वाले से अब इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही। कौन से सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, एक इस वाले सरफेस से और एक इस वाले सरफेस से। दोनों के एरिया को मान लेते हैं, मैं कितना, मैं मान लेता हूँ दोनों का एरिया कितना है, ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। सिमिलरली एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ और इधर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ। अरे ये नहीं है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ये तो वेक्टर लिखने का तरीका है। ठीक है, तो दोनों बराबर है, मतलब एक ही साइड है, तो थीटा इधर भी कितना बन गया, 0 डिग्री। अब हमने गॉसियन सरफेस वाला पहला काम कर लिया। शीट के वजह से गॉसियन सरफेस जब आप लोगे तो वो किस तरीके का लोगे, सिलेंडर। एक दूसरा तरीका है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो वापस से फिर वही मेथड लगाते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, है ना, किसी एक सरफेस से। देखो फर्स्ट सरफेस ये हो गई, सेकंड सरफेस ये हो गई, तो टोटल फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एट फर्स्ट सरफेस प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एट सेकेंड सरफेस। क्या बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब वेक्टर हटाओगे आप, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे, तो क्या आएगा, एंगल cos 0 डिग्री इधर भी आएगा और cos 0 डिग्री इधर भी आएगा। क्या दोनों सेम केस हैं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई वेक्टर, अच्छा वेक्टर हटा देते हैं, ई इंटू डी ए और साथ में cos 0 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है। 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो यहाँ से ये cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1। तो देखो जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आई दोनों सरफेसेस से, वो कितनी आई, 2। और यहाँ पर ई यूनिफॉर्म है, इसको बाहर ले लेते हैं। और डी ए इस सरफेस का एरिया, जब छोटा छोटा एरिया आप कैलकुलेट करोगे, टोटल एरिया कितना बन जाएगा, ए। टोटल एरिया मैंने कितना मेंशन किया, ए, क्योंकि ये सर्कल है, आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन किस तरीके से होगी ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देखो वही काम कर रहा हूं मैं, इसमें भी रिपीटेड मोड है। पहले हमने गॉसियन सरफेस लिया, उसके बाद फिर फर्स्ट कंडीशन निकाली, फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि फ्लक्स पास होने वाला क्या होता है, जो टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर है, मान लेते हैं क्यू है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगेन वही प्रॉब्लम है कि कितना चार्ज है वो नहीं पता, तो हम वापस से चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ लेंथ नहीं है, एरिया है, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी सबसे बेस्ट रहेगी, लैम्डा, सिग्मा या रो। बिल्कुल सही, सिग्मा। ठीक है, अब वापस से करते हैं कि सिग्मा का क्या फॉर्मूला था, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि देखो डी ए, छोटे से एरिया पर, ये डी ए है, छोटे से एरिया पर अगर डी क्यू चार्ज है ना, तो टोटल कंप्लीट एरिया पर चार्ज कितना होगा, क्यू। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। अरे देखो ना यार, डिवाइड में इधर आया तो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। तो देखो इधर हम क्या कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू डाल दी हमने, सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब वापस से वही रिपीट करते हैं, यहां करा दूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोबारा देखो दोनों के एलएचएस बराबर है
है ना, तो RHS को बराबर रख सकते हैं 2EA इक्वल टू ए क्या है एरिया, ठीक है, सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ से एरिया वापस से कट गया, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रूफ हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ई का फॉर्मूला कितना आया, सिग्मा अपॉन में 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी प्लेन इनफाइनाइट शीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी वो हमेशा कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर ये सरफेस यहाँ पर होता तो भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आती। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर मैंने वापस से देखो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया आपको। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस, है ना, जो बेस्ट गॉसियन सरफेस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। दूसरा स्टेप आपको फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से निकालनी है, और तीसरा फिर लास्ट में गॉसियन सरफेस निकाल करके गॉस लॉ लगा करके आपको दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट। अब लास्ट हमारा बचा है, इसको नोट डाउन करो फिर हम लास्ट करते हैं। मिटा दूं, हाँ जी। तो देखो लास्ट एप्लीकेशन हमारी है, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये स्फेरिकल बॉडी में देखो कंडीशन तो वही है, टोटल 4 तरीके के हो सकते हैं हमारे पास केसेस, लेकिन मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड्स और सीयूटी एग्जाम के सिलेबस में इस बार है, और बाकी केसेस आप अगर आपको डाउट हो तो समझ सकते हो आप, है ना, बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो देखो जो भी हमारे पास सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, तो वो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो एक कंडक्टिंग हो और दूसरा नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज फ्लो हो जाता है। कंडक्टिंग में भी 2 केसेस हैं, अगर जो स्फेयर है वो अगर हॉलो स्फेयर हुआ और या फिर सॉलिड स्फेयर हुआ, ठीक है। अब देखो नॉन कंडक्टिंग में भी अगेन 2 केस है, एक या तो वो हॉलो स्फेयर होगा और दूसरा वो सॉलिड स्फेयर होगा। टोटल 4 केस कौन से हो गए, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। क्या समझ में आता है? तो देखो इसके लिए आंसर क्या है, सेम, है ना, किस तरीके से वो देखेंगे। और सॉलिड के लिए होता है अलग। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये शेल है, यानी कि जो हॉलो हो, अंदर से खाली हो, खोखला हो, उसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, मान लेते हैं ये कंडक्टर है ना, ये हॉलो है, तो अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इसके सरफेस पे सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा। अगर ये सॉलिड है, अगर मान लेते हैं ये सॉलिड है, आपने सेंटर पर चार्ज रखा तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करके अगेन कहाँ पर पहुंच जाएगा, सारा का सारा सेम। तो दोनों केस में क्या हो गया, सेम। और नॉन कंडक्टिंग है और हॉलो है, अंदर से खाली है भाई, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे आप चार्ज कहीं पर भी दो। लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, सॉलिड में। सॉलिड अगर नॉन कंडक्टिंग है और आपने कोई चार्ज यहाँ दिया तो वो फ्लो नहीं कर सकता, वो यहीं पर रहेगा। इसी तरीके से इसमें चार्ज कहाँ है, पूरी इस बॉडी के अंदर तक इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग में, सॉलिड है, आपने 2 कूलम का चार्ज दिया तो वो फ्लो करके फट से कहां पर पहुंच जाएगा, वापस से सरफेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये 3 केस का आंसर एकदम एक जैसा है, बाकी सॉलिड में अलग है, ठीक है। तो अब मैं वापस से वही कराता हूँ जो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में किसके वजह से, एक हॉलो शेल के वजह से, वो भी किसका, कंडक्टिंग का, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो कंडक्टिंग शेल, ठीक है, या थिन शेल भी बोलते हैं इसको। हॉलो कंडक्टिंग शेल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो बात करते हैं इसमें। सबसे पहले देखो मान लेते हैं ये हमारा हॉलो कंडक्टिंग शेल है, सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कितनी है, r रेडियस है। अब इसमें टोटल 3 केस हो सकते हैं। इस शेल के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और तीसरा सरफेस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो तीनों केस को एक एक करके डिस्कस करते हैं, और गॉसियन सरफेस का जो एक्चुअल में मीनिंग है आपको वो यहाँ समझ में आएगा। तो केस नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, केस फर्स्ट।
है ना, जिसमें ये अच्छा इसकी रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ और यहाँ से मान लेते हैं किसी पी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पी पॉइंट क्या है, इस सरफेस के बाहर, यानी कि इससे ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये है आर, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक मेरे को कितनी दूरी पर निकालना है, आर पर। तो क्लियरली जब मैं आउटवर्ड की बात करूंगा तो आर जो है वो बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से। क्या बात समझ में आई? अब कैलकुलेट करते हैं वापस से। सबसे पहले अपन को गॉसियन सरफेस काटना है, तो इस पॉइंट पी को कट करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बताओ जिसमें चार्ज अगर इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वो किस तरीके से होगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। यहां से कराऊं क्या, केस फर्स्ट, जहां पर r इज ग्रेटर देन r, या आउटसाइड भी बोल सकते हो इसके, आउटसाइड। तो ये मेरा क्या रह गया, गॉसियन सरफेस। तो वापस से कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये इस तरीके से चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, रेडियली आउटवर्ड, है ना। यहाँ का सरफेस लोगे, उसका एरिया वेक्टर बाहर, दोनों में एंगल कितना बनेगा, हमेशा थीटा 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरीके से। तो वापस से cos 0 डिग्री होने की वजह से इधर क्या हुआ, E डी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेंटर से देखूं तो r ही डिस्टेंस पर, यानी कि यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल सकते हैं क्या। और जो एरिया है, ध्यान देखो, ये इंटीग्रेट करोगे एरिया, वापस से ये स्फीयर का एरिया बन रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, r। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, E 4 पाई r स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, r क्या है, इस गॉसियन सरफेस की रेडियस। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा है कि ये जो रेडियस है ना, ये गॉसियन सरफेस की, इस स्फीयर की नहीं है। ये तो हमारा आ गया पहला तरीका फ्लक्स कैलकुलेट करने का। दूसरा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो देखो, क्योंकि इधर आपको पता है कि ये जो सोर्स है हमारा, इसका चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, Q। तो आपको यहाँ पर वापस से इसकी चार्ज डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q। वहां पर क्या था कि मान लेते हैं इस पर चार्ज टोटल Q है, लेकिन हमें तो बस हमारा गॉसियन सरफेस ये था, इतना सा, तो हमें नहीं पता था इसके अंदर कितना चार्ज है। लेकिन इस वाले डायग्राम में देखो, टोटल चार्ज किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, जो गॉसियन सरफेस में ये टोटल चार्ज आ गया वो Q ही है। तो इधर हमें वो करने की जरूरत नहीं है। तो फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, कितना चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, मान लेते हैं Q, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। वापस से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो देखो वापस से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया, Q, यानी कि Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रही है, आउटसाइड के लिए 1 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि जितना ज्यादा दूर आप सरफेस से जाते रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आर के स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होती जाएगी। कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वापस से पहला स्टेप हमने क्या लिया, गॉसियन सरफेस काटा। गॉसियन सरफेस काट करने के बाद हमने क्या किया, पहले ये वाला फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से एक इक्वेशन बनाई, गॉस लॉ से हमने सेकंड इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है। अब देखो बाकी सरफेस के लिए कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। इसके बाद डस्टर कहाँ गया, ठीक है। देखो बाकी सरफेस के लिए क्या है, अब इसी को डायग्राम को मैं मिटा करके वापस यहीं कर दे रहा हूँ। हाँ, ये मेरा था स्फीयर जिसके ऊपर Q चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसकी रेडियस कितनी थी भाई, इसकी रेडियस थी कैपिटल R। अब मेरे को क्या निकालना है, सेकंड केस। केस मेरा है अब सेकंड। सेकंड केस में क्या है, ये हमें सरफेस पर निकालना है। तो जो मेरा R है, कैपिटल R, वो किसके बराबर हो गया, स्मॉल r के, है ना, एट सरफेस। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी दूर है इस बार, R पर है, तो गॉसियन सरफेस भी यही हो गया, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस भी क्या हो गया, यही हो गया। और इधर कितना आ जाएगा, बस स्मॉल r स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर। तो देखो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r पर डिपेंड नहीं कर रही, वो कैसी है, कांस्टेंट। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। और केस 3 क्या ही समझ में आया,
देखो कुछ नहीं किया, ये आर इस बार आर के बराबर है सरफेस के लिए, तो मैंने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डायरेक्ट पुट कर दिया, बात खत्म। क्योंकि आर ये जो रेडियस है स्फीयर की ये कांस्टेंट है ना, हर पॉइंट पर रेडियस क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट ऑब्वियसली। तो अगर रेडियस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट। बाहर देखूंगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ रही है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ रही है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ रही है, लेकिन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, जिसका सबूत आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब इधर देखो केस थर्ड में वापस से जब आप ये इक्वेशन लगाओगे तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस में, अरे अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। देखो किस तरीके से समझते हैं इसको, मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। इसकी रेडियस क्या है आर, मैंने गॉसियन सरफेस कट करा इस तरीके से, है ना, अंदर एक गॉसियन सरफेस कट करते हैं क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसकी रेडियस कितनी होगी आर। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसमें जो कैलकुलेट करोगे अंदर चार्ज क्योंकि कितना है क्यू, टोटल अंदर कितना चार्ज है इस बार 0, क्यों, मैंने अभी आपको बताया कंडक्टिंग है तो सारा का सारा जो चार्ज होगा और साथ में हॉलो भी है, सारा का सारा चार्ज क्या होगा सरफेस पे। तो अब ध्यान देखो इधर से ही समझते हैं, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अब देखो इधर फ्लक्स कैलकुलेट किया मैंने, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो यहाँ पर E इंटू ए बन गया, और ए कितना वापस है भाई 4 पाई, और रेडियस कितनी है हमारी गॉसियन सरफेस की आर स्क्वायर, तो ये तो आ गया फ्लक्स। दूसरे केस में जब आप फ्लक्स लगाओगे तो फ्लक्स क्या होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू की वैल्यू 0 है तो टोटल कितना आ गया 0। तो फर्स्ट और सेकंड से देखो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 0। तो याद रखो हॉलो, अगर सेल कैसा है हॉलो कंडक्टिंग या क्या नाम है सॉलिड कंडक्टिंग भी है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है 0। वापस से सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये है। और याद रखना किसी भी कंडक्टिंग सरफेस स्फेरिकल शेल के अंदर या बात करें तो एक सॉलिड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होगी 0। अब यहाँ के सारे लेक्चर्स हमने इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में जाइए और वो वहां से आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पहले खुद से लगाइए, फिर वीडियो को पॉज करके आप न्यूमेरिकल ट्राई करना, ठीक है। और फिर अगर ना हो तो वापस से न्यूमेरिकल को प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं उनको देखना वापस से फिर, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना। थैंक यू।